Subscribe and press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी अड्डा। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल पर बेस्ड था और चैप्टर नंबर 6 जो कि टिश्यू पर बेस्ड था, दोनों चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखिए। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर 9th क्लास के एनसीईआरटी में, जिसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो भी, और जो बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। और जो जितने भी जैविक जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तो जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे साइज़ के, कुछ बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है बहुत बहुत बड़े, कुछ ज़मीन पर रहने वाले, कुछ पानी के अंदर, कुछ हवा में उड़ने वाले। तो ये जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं हैं जैसे। और इसी को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। तो इससे क्या है, हमारी जो स्टडी है वो एक बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या होता है कि हम इनको अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें क्लासीफाई करते हैं। यानी ये पूरा चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तो पहले ही मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर जो है क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो बैकग्राउंड की एक स्टोरी बताता हूँ कि शुरू में जब बात आई कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनका हम सबको एक ग्रुप बनाना है ताकि हम इनको अच्छे से स्टडी कर पाएँ, तो कुछ लोगों ने ये मत दिया, और जिनमें कोई बहुत फेमस जो है बायोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ ज़मीन पर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले, वाटर में रहने वाले, और जो है एयर में रहने वाले, ऐसे ब्रॉडली 3 ग्रुप हम बनाते हैं। तो क्या ज़मीन पर रहने वाले, ज़मीन पर तो टाइगर भी रहता है, अगर हम लैंड पे रहने वाले एनिमल्स की बात करें तो टाइगर भी है, और लैंड पे रहने वाले जो हैं और छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं जैसे आंट हो गई, चींटी हो गई। तो क्या ये दोनों सेम है? क्या इनकी प्रॉपर्टीज सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को जो है इसलिए जो है बाद में डिनाई कर दिया गया या उसको नहीं माना गया। तो फिर क्लासिफिकेशन आगे हुआ वो सेल स्ट्रक्चर और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती हैं। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप अनअकैडमी पे जाते हैं तो वहाँ पर द स्टडी अड्डा सर्च करिए, और अगर कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो अड्डा 10 ये रेफरल कोड आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन खरीदने में यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके फेसबुक पेज भी है द स्टडी अड्डा वहाँ पर, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब पर आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझ तक भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे पाऊँ। जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो सीटेट और जो है उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है जो कि मेरा ही कोर्स है, वो अड्डा 247 ऐप पर है, वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। जो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जानने वाले जो भी हैं उन्हें भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन पर चलते हैं। और इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव हैं। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इट इज़ हार्डर टू स्टडी, हमें उनको बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम किसी एक एक एनिमल्स के बारे में अलग अलग से पढ़ें तो हमें लगता है कि एक जो है बहुत बड़ी बुक तैयार हो जाएगी हर एक एनिमल के डिटेल्स पढ़ने में। तो हमें क्या करना होगा कि उन्हें कुछ सिमिलरिटीज़ के आधार पे वी विल लुक फॉर द सिमिलरिटीज़ और सम डिफरेंस। तो उनके आधार पर उन्हें क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, सिमिलरिटीज़ अमंग देम एंड क्लासीफाई देम इनटू द डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस मतलब एक ग्रुप, एक सेक्शन हम बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, जहाँ पर कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको हम रखेंगे और उनकी स्टडी करेंगे।
तो ये क्लासिफिकेशन जो है हमारे लिए क्या कर देगा, स्टडी करना ईजी कर देगा, ताकि हम आसानी से एक ही ग्रुप में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो अलग से हर एक एनिमल की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आप ध्यान से बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ आपको बहुत सारे पेन दिखाई दे रहे हैं, तो अभी तो ये मैंने पेन लिए, अगर इनमें कुछ पेंसिल्स होती हैं, कुछ मार्कर होते, ठीक है, सभी लिखने के लिए काम में आते हैं, बट अगर मैं ये कहता कि बताओ कि इन सब के बारे में अलग अलग कुछ बताओ, तो आपके लिए इन सब के बारे में बताना एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो आप क्या कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, जो ब्लू पेन है उन्हें एक बॉक्स में रख सकते थे, और जो ब्लैक पेन है उन्हें एक बॉक्स में रख सकते थे, जो रेड पेन है उन्हें एक बॉक्स में रख सकते थे। तो उससे क्या हुआ, हमने एक प्रॉपर्टी चॉइस कर ली। हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी चुन ली, जिस प्रॉपर्टी कौन सी चुन ली, कलर। तो कलर के बेस पे हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, और हम अब क्या कह सकते हैं कि इस वाले बॉक्स में जो भी हैं वो सब एक कलर के हैं, इस बॉक्स के अंदर जितने पेन हैं वो सब एक कलर के पेन हैं, इस बॉक्स के अंदर। तो इससे क्या हुआ, एक ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ और 5-5, 10-10 पेन आपके एक ग्रुप में आ गए, तो उनमें हर पेन के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। तो इससे क्या हुआ, आपको केवल 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, जबकि पहले अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती तो आपको करीब 50 पेन्स या मोर देन 50 पेन्स जितने भी ये हैं उन सब के अलग अलग पढ़ना पड़ता। तो इसीलिए जब हमें स्टडी करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, और अगर मिलियंस ऑफ एनिमल्स के बारे में आप एक एक एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो आपके लिए वो ईजी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए ईजी क्या होगा कि आप उनको क्लासीफाई कर लीजिए, मिलियंस ऑफ एनिमल्स को 5-10 ग्रुप में डाल दीजिए, और उन 5-10 ग्रुप्स की क्लासेस की स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। आंसर्स तो आप लिख ही लेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वीडियो को सर शॉर्ट करें, शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों में, और मेन चीज़ है कि आंसर को आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना लिखें। जितने पॉसिबल शॉर्ट्स हैं वो मैंने किए हैं, कि इससे ज़्यादा शॉर्ट आप कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो एग्जाम पर्पज से भी आपके लिए बेहतर ये रहता है कि आप क्वेश्चन के आंसर जो हैं अच्छे ढंग से कर पाएँ, इसलिए इन आंसर्स पर आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है, किस तरह से आंसर लिखे गए हैं। तो आंसर राइटिंग भी आपकी सुधर जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे हम जो है स्पीड से भी चलेंगे, तो इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे जो है, गिव द 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल बताइए ऑफ द रेंज वेरिएशन, रेंज वेरिएशन के, दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू, यानी आपके आसपास जो जीव पाए जाते हैं, जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, उनमें वेरिएशन के एग्जाम्पल बताइए। तो क्या एग्जाम्पल हैं वेरिएशन के? पहला, साइज का वेरिएशन, ऑर्गेनिज्म वेरी इन साइज, साइज में कैसे वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म जो है, कैसे वेरिएशन करते हैं, तो इनकी रेंज ऑफ वेरिएशन क्या है। ऑर्गेनिज्म जो है वेरी करते हैं साइज में। जैसे एक बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। वहीं एक बड़े साइज़ का एलिफेंट है, व्हेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, लार्ज ट्रीज़ हैं। तो ये साइज़ वेरिएशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। दूसरी क्या है रेंज, कलर में। कलर में कैसे वेरियस कलर्स होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि कुछ वॉर्म्स कलरफुल होते हैं। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, एलिफेंट्स हैं। फिर लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, लाइफ स्पैन में भी बहुत वेरिएशन होता है। तो लाइफ स्पैन में कैसे वेरिएशन होता है, एक क्रो 15 ईयर्स तक जो है वो रहता है, और जबकि पैरट जो है मोर देन 100 ईयर्स तक भी वो जीवित रहते हैं। कुछ पैरट्स जो है 90, 95, कुछ पैरट्स 100, 100 प्लस तक भी रहते हैं। तो वहीं टर्टल आपने सुना होगा, कछुआ 300 साल तक जीवित रहते हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत वेरी करता है। तो 3 वेरिएशन हमने देखे, किस बेस पे, साइज़ के बेस पर, कलर के बेस पर और लाइफ स्पैन के बेस पर। तो इनके एग्जाम्पल्स भी आपके यहाँ पर हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच डू यू थिंक इज़ अ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासीफाई करने के लिए। तो शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें कि हमने लैंड, वाटर और एयर बेस पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो क्या उनके रहने के स्थान के आधार पर क्लासिफिकेशन करना सही है, कि कोई ज़मीन पर रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है, कोई हवा में रहता है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये क्लासिफिकेशन सही नहीं था। ये क्लासिफिकेशन शुरू में किया गया, ये सही नहीं था, क्योंकि ज़मीन पर रहने वाले जो जीव हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, और इसी तरह हवा में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो द प्लेस वेयर दे लिव इज़ नॉट ए गुड क्राइटेरिया। तो व्हाट विल बी द गुड क्राइटेरिया, इट विल बी द काइंड्स ऑफ सेल, यानी सेल के प्रकार पर। तो जिस प्रकार के सेल से वो बने हैं, तो इट इज़ मोर बेसिक क्राइटेरिया। द मोर बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इज द काइंड ऑफ सेल।
तो दे आर मेड, जिसके वो बने हैं। बिकॉज द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मे शेयर द सम हैबिटेट, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो सेम हैबिटेट यानी एक ही जगह पर निवास करते हों, यानी लैंड पर या वाटर पर या एयर पर, बट मे हैव द इंटायरली डिफरेंट फॉर्म्स, और उनका क्या हो, पूरी तरह वो डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स रखते हों, जबकि वो रहते एक ही जगह पर हों। तो आंसर आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आंसर आपको नोट भी करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे ये आंसर्स आपके। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो शेयर भी करनी है, ताकि वो यहाँ से अपने आंसर्स जो हैं लिख पाएँ और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन एग्जाम की कर पाएँ। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। तो अभी हमने देखा पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है काइंड्स ऑफ सेल, तो काइंड ऑफ सेल में क्या है, नेचर ऑफ सेल। तो हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है या डिवीज़न करना है ग्रुप्स में, तो किसके बेस पर करेंगे, सेल के बेस पर। और सेल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी नेचर ऑफ सेल, कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। ये चीज़ आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट रहता है। यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये अच्छे से दोनों वर्डों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो वो सेल का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो ये हमारी आंसर हो गया व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इज नेचर ऑफ द सेल, नेचर ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ऑन व्हाट बेसिस आर द प्लांट एंड एनिमल्स पुट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, किस आधार पर प्लांट्स को और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को किस आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। मेन क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पुट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि वो अपना भोजन यानी फूड किस प्रकार से गेन करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। कुछ स्वयं से जो अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो अपने ऑटो है ना स्वयं से गेन करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं, ठीक है, बाई इट सेल्फ दे, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। दूसरा प्लांट को कैटेगराइज, प्लांट को ऑटोट्रॉप्स किया इसलिए प्लांट अलग ग्रुप में रखे गए हैं। और जो एनिमल्स हैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनिमल्स ठीक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या है, वो जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है। एक प्रॉपर्टी तो ये है, क्या है, किसके आधार पर अलग किया गया है प्लांट्स को और एनिमल को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर किया जाता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते जबकि एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। तीसरा किस बेस पे अलग किया गया, एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। किन में नहीं पाए जाते, एनिमल्स में। और क्लोरोप्लास्ट किन में पाए जाते हैं, प्लांट्स में। क्लोरोफिल का जो रीज़न है, सेल वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं और प्लास्टिड क्या होते हैं। तीनों प्लास्टिड डिस्कस किए हैं हमने, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप जब सेल पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट ये लेकर के आते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्यों डिफरेंट हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लांट्स एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर डिफरेंट है, लोकोमोशन के लिए डिफरेंट है, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में वो पाए जाते हैं। तो यही तीनों चीज़ें इनको डिफरेंट बनाती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो ये फोटोग्राफ है मैंने बस आपके समझने के लिए लगा है। तो कोई भी डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना होगा तो मैं उसको पहले ही हाईलाइट करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये आपको ड्रॉ कर लेना है। आपको हर एक डायग्राम उठा करके नहीं बना लेना है, ये बस मैंने इसलिए लगाए हैं कि आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। एक चीज़ों को समझने के लिए एग्जांपल्स जो हैं, ये फोटोग्राफ जो हैं वो क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने पुट किए हैं। बट जिस क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कहा गया होगा कि ड्रॉ द पिक्चर या ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको ड्रॉ करना है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता चलूँगा। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड परमिटिव, इन्हें परमिटिव कहा जाता है, और हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म, और एडवांस ऑर्गेनिज्म से क्यों डिफरेंट है। तो मैंने इसके लिए अलग से लाइन लिखने की बजाय सीधा आपके लिए डिफरेंस कर दिया।
समझ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में ही हमारा परमिटिव की डेफिनेशन आ जाएगी, या विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड परमिटिव, कौन से ऑर्गेनिज्म परमिटिव में हैं और कौन से परमिटिव में नहीं हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनका कि एंशियंट बॉडी डिज़ाइन है, यानी बहुत समय से बॉडी डिज़ाइन बदला ही नहीं है, यानी उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन मतलब विकास होना, डेवलपमेंट होना, सुधार होना, कोई चेंजेस नहीं आए उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, तो वो होते हैं परमिटिव ऑर्गेनिज्म। और जिनके में बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आए, उन्होंने एक्वायर किया एक न्यू बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं। जब हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं तो हमारी बॉडी को, या किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, कोई प्लांट हो चाहे या एनिमल हो, तो उसकी बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ता है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो अगर वो सर्वाइव करना है तो उसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो परमिटिव हैं उन्होंने तो अभी बॉडी डिज़ाइन को इवॉल्व नहीं किया है, उनका एंशियंट बॉडी डिज़ाइन है, यानी पुराने समय से ही उनका बॉडी डिज़ाइन वैसा चला आ रहा है। एंशियंट मतलब हम पुरानी चीज़ों के, प्राचीन के लिए कहते हैं। एक्वायर्ड करना यानी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एक बॉडी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो परमिटिव में क्या होता है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक्वायर्ड में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंपल मतलब साधारण और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सिंपल सी चीज़ है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कि जो है ट्राइकोप्लेक्स होते हैं, तो ये एक सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है। ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली जो है परमिटिव होते हैं। जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली क्या होते हैं, परमिटिव होते हैं, क्योंकि वो अपना बॉडी डिज़ाइन बहुत लंबे समय तक नहीं बदलते हैं। और अमीबा अपना बॉडी डिज़ाइन लगातार बदलता रहता है, तो एडवांस ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। अमीबा का बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो हमेशा आप रैंडम शेप बनाते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे बना देगा, कोई स्टूडेंट ऐसे बना देगा, क्योंकि अमीबा भी खुद अपनी बॉडी की डिज़ाइन लगातार बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट कंडीशंस। क्लियर है। तो एडवांस ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी शेप बदलते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। और ट्राइकोप्लेक्स इसका एग्जाम्पल हो गया, अमीबा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको आगे भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी इसी के बारे में है। विल द एडवांस ऑर्गेनिज्म बी सेम एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बताया जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं को हम एडवांस ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि ये ट्राइक्लोप्लेक्स है, तो ये सिंपल है, इसको हमने किस में रखा था, ट्राइक्लोप्लेक्स को। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये अपना अगर इसके बॉडी डिज़ाइन में, और ये अमीबा का बॉडी डिज़ाइन है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा जो वो ऑर्गेनला है वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, और इसका बॉडी डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, कोई बड़े चेंजेस इसमें आते नहीं हैं जल्दी जल्दी, जबकि ये अपने बॉडी डिज़ाइन में बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। ये अपने बॉडी डिज़ाइन में अमीबा बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, तो इसीलिए जो है हम इसको एडवांस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो विल द एडवांस ऑर्गेनिज्म विल बी सेम एज कॉम्प्लेक्स, तो आंसर हो जाएगा यस। रीज़न पूछा है वाई, क्यों, क्योंकि ये जो है एडवांस ऑर्गेनिज्म जो है कभी तो परमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, कभी थे, बट इन्होंने एक्वायर कर लिया अब देयर कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटिव टू रिसेंटली, सो दैट द एडवांस ऑर्गेनिज्म एक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और उन्होंने मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपना लिया ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी टाइम, जब उन्हें बदलने का समय आया, क्योंकि अब उन्हें सुधार करना था, इवोल्यूशनरी टाइम था, उनमें एक चेंजेस का टाइम था। क्यों, क्योंकि कम्पीट करना था, सर्वाइव करना था इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए वातावरण में। तो जब हम बदलते हुए वातावरण में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को वो चेंज करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और एक एडवांस ऑर्गेनिज्म वो एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर है। तो क्यों करते हैं, सर्वाइव करने के लिए, चेंजिंग इन्वायरमेंट में कम्पीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा का और प्रोटिस्टा का। तो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पे कुछ को मोनेरा में रखा गया है, कुछ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के पिछले वीडियो में कमेंट आए हैं कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हमें दिख रहे हैं इन्हें हम देख नहीं पाते। तो एक तो बच्चों आपको जो है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेनी है, प्लस अगर आप स्क्रीन को, वीडियो को डाउनलोड करके देखेंगे या कहीं पे जूम कर पाएंगे तो देख पाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर को कुछ सेकंड के लिए आपके लिए जूम कर दूँगा, तो वहाँ पे आप एक पिक्चर का स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए अच्छे रिजोल्यूशन में। ठीक है, तो अभी जो है बात आ रही है मोनेरा की। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा किस बेस पे रखेंगे। तो मोनेरा जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल, द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम्स बनाई गई। जब हमें सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना था तो जो विटेकर थे उन्होंने इनको 5 किंगडम्स में बांटा। 5 किंगडम में बांटा विटेकर और हैकल, और इन्होंने जब इनकी स्टडी की तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी,
एनिमिलिया। तो इस तरह से 5 किंगडम जो है बनाए गए। अब इन 5 किंगडम में जो है मोनेरा में किनको रखा गया, जो यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, जो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा में उनको रखा गया, वो एनिमल्स और वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या थे, यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे। यानी मेन डिफरेंस किसका है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे। अब इन दोनों वर्ड के मीनिंग आपको सेल वाले चैप्टर में अच्छे से बताए गए हैं। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, जैसे कि स्पोर, बिसल, कोकी, ये सब बैक्टीरिया होते हैं, वाइब्रियो। बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। तो इसीलिए बैक्टीरियाओं को हम किस में रखते हैं, मोनेरा में, उनको मोनेरा में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ ये प्रोटिस्टा में क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो आप जो है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम का शेप जरूर बना लेंगे जहाँ पे आपने प्रोटिस्टा टॉपिक को लिखा है, तो या इसी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो जहाँ आपने प्रोटिस्टा को डिस्कस की, अपनी कॉपी में नोट्स बनाए हैं, वहाँ पे आप इसको डायग्राम को जरूर बना लेंगे, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम का। तो ये तीनों किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर तो हैं बट यूकैरियोटिक हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन विच किंगडम, किस किंगडम में, विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को आप रखेंगे, विच इज़ सिंगल सेल, जो कि क्या है, सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो अभी हमने देखा था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहाँ पे थे, प्रोटिस्टा में। तो ये भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर ही जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे अमीबा अभी मैंने बताया, यूग्लिना और पैरामीशियम। इनका तो आप डायग्राम बनाएंगे। अदर एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड होता है, और डिनोफ्लैगलेट ये होता है, डाइटम होता है, और जो है मैक्रोलगा। ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा एनिमल्स के, प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब आते हैं इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की का मतलब होता है कि आप एक तरह से चरणबद्ध या उनका ऑर्डर से ऑर्डर अरेंज करना उनको। तो इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई ग्रुप जिसमें कि बहुत कम नंबर पे ऑर्गेनिज्म हैं। एक ग्रुप हमने बनाया, 5 ग्रुप बनाए थे, मान लो कोई एक ग्रुप है जिसमें बहुत कम नंबर पे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म को उसमें रखा गया है। स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उसमें विद द मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन, जिनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सेम है। तो विच विल शेयर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किस में होंगे, तो वही किंगडम जिसके कि बहुत कम एनिमल ऐसे हों जिनकी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो। मान लो एक ग्रुप है, उसमें ये 2 एनिमल्स हैं, इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कॉमन है। एक दूसरा ग्रुप है जिसमें कि 5 ऑर्गेनिज्म मैंने रखे, ठीक है, 5 ऑर्गेनिज्म मैंने रखे, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म रखे थे और इनकी कुछ ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कॉमन थी, यहाँ पे 5 ऑर्गेनिज्म रखे और इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कॉमन है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कॉमन होगी, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कॉमन हो गई, जबकि यहाँ पे जो है स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ कॉमन थी। तो किस में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, वो होंगे इसी में जिसमें कि कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसी में होंगे जिसमें कि कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हों जिनकी की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर कॉमन हों। क्लियर हो गया, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवीज़न अमंग द प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में कौन सा ऐसा डिवीज़न है जिसमें कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट्स का डिवीज़न करते हैं तो उसमें ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये एक डिवीज़न आता है जिसमें कि थैलोफाइटा
जो है सबसे सिंपलेस्ट डिवीज़न माना जाता है, जिसमें कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लेडोफेरा, ये सब जो हैं ये सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस ग्रुप में पाए जाते हैं डिवीज़न थैलोफाइटा में। इनके जो नेम्स हैं ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है स्पायरोगेरा, तो एग्जाम्पल्स ऑफ थैलोफाइटा स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं थैलोफाइटा के। और क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा भी जो है ये प्लांट, और कारा और यूलवा ये भी एग्जाम्पल हैं थैलोफाइटा के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर टेरिडोफाइटा आर डिफरेंट फ्रॉम फर्नोगम्स। तो फेनरोगम्स से टेरिडोफाइटा कैसे अलग हैं? टेरिडोफाइटा जो हैं ये, अभी हमने थैलोफाइटा देखा था, एक ब्रायोफाइटा होते हैं और एक प्लांट में ही डिवीजन होता है, प्लांटी किंगडम में ही, वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा और इनके बीच डिफरेंस पूछा है। तो टेरिडोफाइटा की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं दे हैव इनकॉन्स्पियस और लेस डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जो कि बहुत कम डिफरेंशिएटेड होते हैं, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके होते हैं, और इनके वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फेनोगेम्स के कैसे होते हैं? वेल डेवलप्ड। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाता है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि दे प्रोड्यूस नेक्ड एम्ब्रियोज कॉल्ड स्पोर। तो इनके जो एम्ब्रियो होता है वो क्या कहलाता है? स्पोर। और फेनोगेम्स में होते हैं सीड। अब सीड जो है किसी के नेक्ड सीड होते हैं और किसी प्लांट के जो है सीड्स कवर्ड होते हैं। उसी के बेसिस पे फेनोगेम्स को दो पार्टों में बांटा जाता है। एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स और दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो इसके बेस पे हम इनको दो पार्टों में बांटेंगे फेनोगेम्स को, वो आगे देखेंगे। एक डिफरेंस आएगा जहाँ पे हमें एंजियो और जिम्नो का भी जो है डिफरेंस पढ़ना होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा। अब बात आती है टेरिडोफाइटा के जो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्न्स, मर्सीलिया और इक्विसेटम ईटीसी, ये सब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पीनस और साइकस, फिर ईटीसी, ये एग्जाम्पल हैं हमारे फेनोगेम्स के। इनमें से कुछ जो है एंजियोस्पर्म्स में आते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, और ये वाले जो हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं, और जो सनफ्लावर है वो एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है, हाउ डू द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स डिफर। तो अभी हमने देखा था कि फर्नोगेम्स जो होते हैं जिनके कि वेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है और इनमें सीड होते हैं, इनमें क्या होते हैं? सीड होते हैं। अब सीड नेक्ड हो सकते हैं या कवर्ड हो सकते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं होते। ठीक है, टेरिडोफाइटा में स्पोर होते हैं, रिप्रोडक्टिव में क्या होते हैं? स्पोर। तो जिम्नोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, तो इसको यहाँ थोड़ा जूम कर लिया। देखिए जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। मेन डिफरेंस जो जिम्नो मीन्स होता है कवर्ड, जिम्नो मीन्स कवर्ड, सॉरी एंजियो मीन्स होता है कवर्ड और जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड। तो नेक्ड सीड जो हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, जिम्नो मीन्स नेक्ड। तो सीड कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, यानी कवर्ड नहीं होते हैं। और एनजीओ में क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, यानी कि जो है ये फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। सीड क्या है? जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट हैं उनके जो सीड हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। और एग्जाम्पल हैं ये पीनस और केडार, फिर साइकस और भी अदर एग्जाम्पल्स, कोकोनट, प्लाम, मैंगो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एंजियोस्पर्म्स के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, साइकस हो गया, पीनस हो गया, ठीक है, जेंटम हो गया, यहाँ पे मैंगो और सनफ्लावर हो गए। तो ये एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं दोनों, और ऊपर जो है जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है स्टूडेंट्स? हाउ डू द पोरीफेरन, यानी जो पोरीफेरा एनिमल्स हैं, पोरीफेरियन एनिमल्स, डिफरेंट फ्रॉम द सीलेंट्रेटास। तो सीलेंट्रेटा एनिमल्स से ये कैसे अलग हैं? तो यानी कि हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द पोरीफेरा एंड द सीलेंट्रेटा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है।
तो आप आंसर्स को कैसे लिखेंगे? तो पोरीफेरा है वो मोस्टली क्या होते हैं, मरीन, समुद्र में यानी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मोशन नहीं करते क्योंकि किसी ना किसी रॉक से, किसी चट्टान से या कोई भी ऐसी सरफेस से स्टिक रहते हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं, फाउंडेड अटैच टू द रॉक। तो पोरीफेरा इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, पोरी मीन्स पोर्स, इनकी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, होल्स पाए जाते हैं। ये स्पंज टाइप के होते हैं, स्पंज टाइप की इनकी बॉडी होती है, ठीक है। सीलेंट्रेटा क्या है? सीलेंट्रेटा में दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, ये भी जो है मरीन यानी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। आइदर लिव इन कॉलोनीज, या तो ये समूह में रहते हैं, कॉलोनीज मतलब झुंड में, समूह में रहते हैं, या फिर और हैव ए सॉलिटरी लाइफ, सॉलिटरी लाइफ यानी अकेले रहते हैं। तो कहीं 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 पे समूह में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे अकेले पाए जाते हैं सीलेंट्रेटा, ठीक है। अब इनका जो सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल दे शो द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यानी कि ये सेल लेवल पे पाए जाते हैं, यानी एक तरह से ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जबकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका क्या होता है, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था। स्पॉन्जिला एग्जाम्पल हो गया इसका, यूप्लेक्टेला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइड्रा, सी एनिमोन, कोरल्स एग्जाम्पल हैं सीलेंट्रेटा का, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये स्पॉन्जिला है और ये जो है यूप्लेक्टेला है, और दैट इज हाइड्रा, और दिस इज सी एनिमोन। तो ये सारे पिक्चर्स केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। आप एक हाइड्रा का डायग्राम जरूर बना लें, कभी कभी हाइड्रा का डायग्राम और हाइड्रा का बडिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, जो कि सेल पहले भी पढ़ा है लास्ट क्लास में, 8th क्लास में, और आपको सेल वाले चैप्टर में भी जो है बडिंग प्रोसेस हम पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन में भी आप ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, क्लास 10th में दोबारा से। तो हाइड्रा का डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालिड्स एंड द एंथ्रोपोड्स। तो एनालिड और एंथ्रोपोडा में क्या डिफरेंस है? तो एनालिड्स क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड का कैसा होता है, क्लोज होता है, और इनका एंथ्रोपोडा का कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन डिफरेंस है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि जो है ब्लड वगैरह फ्लो करता है, तो इनका कैसा है, क्लोज सिस्टम है, और इनका ओपन सिस्टम है एंथ्रोपोडा का। तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, एंथ्रोपोडा के जो सेगमेंट हैं वो फ्यू स्पेशलाइज सेगमेंट होते हैं, एक तरह से सिमेट्री भी बनती है, कुछ ही सेगमेंट में वो होते हैं, और जॉइंटेड लेग्स। एंथ्रोपोड्स में होता है फुट या लेग्स, और एंथ्रो में जॉइंट्स। तो एंथ्रोपोडा के जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज के और इन सब एनिमल्स के जो है लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनके जो सिमेट्री होती है वो सेवरल आइडेंटिकल सेगमेंट में होती है। एनालिड्स की जो सिमेट्री है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में सिमेट्री होती है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में ये ज्वाइन किए होते हैं, जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे जो आपको, तो ये छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, और तो ये आइडेंटिकल सिमेट्री वाले पार्ट हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आइडेंटिकल सिमेट्रीज इनमें होती हैं। जब इनकी जो सिमेट्री है वो स्पेशलाइज सिमेट्री है, और इसमें लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ये एग्जांपल हैं एंथ्रोपोडा के, और ऊपर के दोनों एग्जांपल हमारे एनालिड के हैं, ठीक है। तो ये सब एंथ्रोपोडा हैं जिनके लेग्स जॉइंटेड हैं, और इनकी स्पेशलाइज सिमेट्री होती है, ठीक है। 1 या 2 एक्सिस पे ये सिमेट्री इनमें होती है, जैसे ये सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा एक्सिस जिसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे सेम स्ट्रक्चर हो, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ये होता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल्स? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये आ गया हमारा। तो एनिमल्स का जितना भी पोर्शन है किंगडम एनिमल्स का, वो आप सारा डिफरेंस में ही कवर कर लेंगे। तो अगर डिफरेंस में इसको कवर करते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, तो स्ट्रक्चर आप एक तो बिटले का बना लेंगे और बटरफ्लाई का, क्योंकि कई बार एंथ्रोपोडा का ये डायग्राम जो है बनाने को आ जाता है, तो इनके डायग्राम जरूर आप ड्रॉ कर लेंगे। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की। एम्फीबियन यानी उभयचर, जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और लैंड पर भी पाए जाते हैं, यानी जमीन और जल दोनों पर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनका डुअल मोड ऑफ लाइफ है। डुअल मोड ऑफ लाइफ जैसे मैंने अभी बताया, वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं और जमीन पर भी, लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल भी हैं और ये
एक्वेटोरियल भी हैं, तो वाटर के अंदर भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। और ये रेप्टाइल जो हैं, सरीसर्प जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्नैक वगैरह और इस तरह के क्रोकोडाइल्स आते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, ये ज़मीन पर रहते हैं कम्प्लीटली। स्कल्स जो है एब्सेंट होते हैं, इन पे स्कल्स नहीं पाए जाते, जैसे फ्रॉग है, टोड है, सेलेमेंडर है, इनकी बॉडी पर स्कल्स नहीं पाए जाते हैं। और जो स्नैक वगैरह हैं इनकी बॉडी पर स्कल्स होते हैं। हेयर, स्कल्स का मतलब होता है हेयर, एक तरह से हेयर कवर। तो स्कल्स जो है नहीं पाए जाते हैं किसकी बॉडी पर, एम्फीबियंस की बॉडी पर, और रेप्टाइल की बॉडी पर स्कल्स पाए जाते हैं। ये अंडे देते हैं कहाँ पर, वाटर में। तो एम्फीबियन वाटर के अंदर जो है अपने एग्स को लेज करते हैं और ये ज़मीन पर अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इनमें एग्जांपल हो गया फ्रॉग, टॉड, सेलमेंडर, इसके एग्जांपल हो जाएंगे लिजार्ड, स्नैक, टर्टल और सेलेमॉन। तो दीज आर द एग्जांपल यू कैन लुक हेयर, द फ्रॉग, टोड, सेलमेंडर, नेवर, ये सब एम्फीबियन हैं। और रेप्टाइल्स के एग्जांपल में हो जाएंगे स्नैक, एलिगेटर, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ठीक है, और कैमलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल बिलोंगिंग टू द एवीज ग्रुप, पक्षी जिन्हें हम कहते हैं एवीज, और मैमिलिया। तो यहाँ पर एवीज और मैमल्स का डिफरेंस पूछा है। तो पक्षियों में और मैमल्स में यानी स्तनपायी में क्या डिफरेंस है। तो एवीज में जैसे कि नाम से ही पता है, एवीज मीन्स होता है बर्ड्स, तो मोस्टली क्या है, बर्ड हैं। बर्ड्स के फेदर होते हैं, हैव फेदर, एंड दे वजह से बीक, बीक यानी चोंच जिसे आप कहते हैं। दे डू नॉट हैव द फेदर, मैमल्स के पास फेदर नहीं होते, बीक नहीं होती, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। और जो एवीज हैं वो अंडे देते हैं, लेज एग्स, हैंस दे आर ओविपोरस। ओविपोरस हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि विच लेज एग्स, जो कि अंडे देते हैं। सम ऑफ देम लेज एग्स, जो मैमल्स में कुछ जो है वो अंडे देते हैं, और सम ऑफ देम गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, यानी अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं। सम गिव द बर्थ टू द यंग वंस। सिमिलर मैमल्स में यानी ओविपोरस भी होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी, और विविपिरस भी होते हैं, बच्चे देने वाले प्राणी। तो अब एग्जाम्पल में हम देखें तो एवीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑस्ट्रिच, मैना, पैरट, स्पैरो, रिया, पेंगुइन। ये तो हो गए हमारे एवीज के एग्जाम्पल। और मैमल्स के एग्जाम्पल मंकी, माउस, ऑटर, ऑक्स, काउ, बफेलो, ह्यूमन, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। अभी तक हम चैप्टर क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो एक एडवांटेज तो ये है कि स्टडी बहुत ईजी हो जाती है, आप अगर क्लासीफाई कर लेते हैं तो आपको इनको पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल दूसरा, अगर क्लासीफाई कर लेते हैं तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल वो हमें मिल जाती है। दूसरा, स्टडी जो है वो ईजियर हो जाती है, इट मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मच ईजियर। और ये हमें बताता है कि इंटर रिलेशनशिप क्या है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में, ताकि हम उन्हें एक ग्रुप में रख पाएँ। जब उनके बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप होगी तभी तो हम उन्हें एक ग्रुप में रख पाएंगे। और इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग, और ये हमें हेल्प भी करता है अंडरस्टैंडिंग में, समझने में कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का, उनकी ग्रोथ कैसे कैसे हुई है। इट ऑल्सो हेल्प्स द इन्वायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणविद होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, उनको हेल्प करता है नए नए तरीके डेवलप करने में, टू डेवलप न्यू मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के नए नए तरीके। क्योंकि उन्हें जब पता होगा कौन सी कैटेगरी के जो है ये ऑर्गेनिज्म हैं, कौन सी कैटेगरी का ये प्लांट है और कौन सी कैटेगरी का ये एनिमल है, तो उसके हिसाब से ही जो है वो एक टेक्निक डेवलप करेंगे उनको बचाने के लिए, जब उनके फीचर्स उन्हें पता होंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू चूज द बिटवीन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज टू डेवलपिंग ए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कैसे चॉइस करेंगे दो के बीच में, अगर मान लो आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर आप क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें हमें कैसे चॉइस करना है, विच डिपेंड ऑन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमाइन द रेस्ट वेराइटी।
तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ किया जाएगा जो कि पहली पे डिपेंड करती हो और बाकी की वैरायटी फाइंड आउट करने में हेल्प करती हो। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड चॉइस करेंगे जो पहली कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती हो और रेस्ट की जो वैरायटी है उसको फाइंड करने में हेल्प करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमें बताना है कि क्या बेस था। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। 5 जो किंगडम बनाई विटेकर ने, 5 जगत में जो बांटा, उसके पीछे क्या बेस था। तो हमने पहले ही देखा था, एक तो बेस था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्यों बेस था? क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको इन्होंने 2 बेस पे अलग अलग कर दिया, या तो वो प्रोकैरियोटिक थे यानी कि जिनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, और या फिर वो यूकैरियोटिक थे जिनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। दूसरा उन्होंने रीजन लिया नंबर ऑफ सेल, या तो यूनिसेलर जिनमें एक सेल था, और या मल्टी सेलर जिनमें एक सेल से ज़्यादा सेल थे, मोर देन 1। तो इस तरह से कैटेगराइज किया। फिर उन्होंने क्राइटेरिया लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉपिक जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो 3 क्राइटेरिया तो ये हो गए। ठीक है, तो इन 3 क्राइटेरिया और सम अदर क्राइटेरिया के बेस पर उन्होंने इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया या क्लासीफाई कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द मेजर डिवीजन इन द प्लांटी एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस डिवीजन। क्या मेजर डिवीजन है जो है प्लांटी के अंदर। प्लांटी के अंदर डिवीजन क्या होता है? पहला डिवीजन होता है आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा का, जिनके बॉडी डिफरेंशिएशन के आधार पर। इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी डिफरेंशिएशन। और ये स्पोर यानी इनमें सीड नहीं होते। इनमें क्या नहीं होते? सीड नहीं होते। और सीड जिनमें होता है वो उनको कैटेगराइज किया फर्नोगम्स में और फर्नोगम्स, और इनको हमने कैटेगराइज किया था साइटोगम्स में। तो उसके फर्दर 3 पार्ट हुए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे डिटेल में तो वहाँ से आपको ये पता चलता है। और फर्नोगम्स के 2 हमने क्लासिफिकेशन किए, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ऑन द, क्योंकि इनमें सीड होते हैं, इनमें क्या है, सीड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया गया। 5 कैटेगरी यहाँ पर हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। किस बेस पे डिफरेंशिएशन होता है या अनडिफरेंशिएटेड है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बेस पर भी जो है इनका कैटेगराइजेशन किया गया, किन में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, किन में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। विद और विदाउट सीड भी इनका डिफरेंशिएशन किया गया, जैसे कि मैंने बताया कि इन 2 ये विद सीड हैं और ऊपर वाले तीनों विदाउट सीड हैं। थैलोफाइटा की बॉडी जो है अनडिफरेंशिएटेड होती है, ब्रायोफाइटा की सम डिफरेंशिएटेड और ये या पार्सली डिफरेंशिएटेड, और टेरिडोफाइटा की कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। इसी तरह से वस्कुलर सिस्टम पे बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया। या अब दोनों में सीड होता है बट जिम्नोस्पर्म्स अलग क्यों हैं और ये अलग क्यों हैं? तो इसके सीड जो है कवर्ड नहीं होते, यानी नेक्ड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स में सीड कवर होते हैं। तो इस बेसिस पे हमने इनको और फर्दर क्लासिफिकेशन ये किया है, वरना तो हम 2 क्लासिफिकेशन करते, साइटोगम्स और फर्नोगम्स में, पर उनके फर्दर क्लासिफिकेशन अदर पॉइंट के बेसिस पर हुआ है जो कि यहाँ आपको दिए हुए हैं। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा था क्या डिवीजन है, तो डिवीजन 5 के नाम हो गए, किस बेस पे किया है, तो इन 4 बेसिस पर ये किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग सब ग्रुप्स अमंग द एनिमल्स। यानी जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग क्यों है और क्या कैसे क्राइटेरिया हैं, तो ये क्वेश्चन है। अब आप सबसे पहले एक काम कर दीजिए, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं और कोई नया स्टूडेंट चैनल पे जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए अपने और दोस्तों को, ताकि वो भी जो है इन क्वेश्चन से हेल्प ले पाएँ। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन का आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू क्लासीफाई द प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। सिंपल सी बात है, वो पहले ही कह चुका है डिफरेंट क्यों है, तो वही कैसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो हमने पहली लाइन में कह दिया ये डिफरेंट है। ठीक है, एक तरह से आपने बस उसी बात को एडजस्ट किया। बिकॉज अब आता है रीज़न, बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट, क्योंकि पेड़ों का जो डिज़ाइन है, प्लांट्स का जो डिज़ाइन है और एनिमल्स का जो बेसिक डिज़ाइन है वो अलग है।
बेस्ड ऑन दे नीड टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स के जो फूड बनाने का तरीका है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जो एनिमल्स हैं वो एक्वायर करते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना फूड एक्वायर करते हैं यानी दूसरों से ग्रहण करते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि ये क्राइटेरिया अलग हैं, तो हमें उनका डिफरेंशिएशन भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम प्लांट्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही 4 रीजन जो कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताए थे, इन बेसिस पे करते हैं कि डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, विद और विदाउट सीड, नेक्ड सीड या कवर्ड सीड के आधार पर। एनिमल्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं कि वो इन बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड नहीं हो सकते। एनिमल्स को अगर डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बेसिक डिज़ाइन को, क्योंकि ये बहुत अलग है प्लांट से, तो उसी को ध्यान में रख करके उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे, किसके बेस पे, बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो दे आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। क्लियर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जब हर एक सेक्शन को डिटेल में पूछा जाए। जैसे पीसीज के बारे में आपसे डिटेल में पूछ ले, या एम्फीबियन या रेप्टाइल्स या एवीज और मैमिलिया। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन हाउ द एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासीफाई। तो वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है, वर्टिब्रेटा ग्रुप को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भागों में, पीसेस जिसमें कि फिशेज आती हैं, मछलियाँ आती हैं, एम्फीबियन जिसमें कि मेंढक आदि आते हैं जो जल में भी रहते हैं और जो है थल पर भी रहते हैं यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स सरीसर्प को कहते हैं, ठीक है, एवीज जो है पक्षी होते हैं, इनको एक कैटेगरी में रखा, और मैमल्स जो है स्तनधारी जानवर। तो हमने वर्टिब्रेटा यानी कि जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं उनको हमने 4-5 भागों में डिवाइड कर लिया। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आपने एनालिडा पढ़ा, एंथ्रापोडा पढ़ा, ये सारे ग्रुप पढ़े, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वर्टिब्रेटा, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और 5 पार्ट को डिटेल में पढ़ना होता है। तो कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 5 सब ग्रुप्स में, किसको, वर्टिब्रेटा को। और हर एक सब ग्रुप में क्या क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहला सब ग्रुप था पीसेस। पीसेस क्या होते हैं, ये मछलियाँ, इट इंक्लूड द फिशेज। फिशेज में लाइक द स्क्वालिडोन, ट्यूना, रोहू, शार्क, दीज आर द फिशेज। ये क्या है, कुछ मछलियाँ हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्टली कहाँ रहती हैं, वाटर के अंदर। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसे कहते हैं, जैसे कि अगर आपने एरोप्लेन देखा है तो एरोप्लेन आगे से जो है शार्प होते हैं, जैसे कि फिश होती है। क्यों, क्योंकि जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो एयर है उस एयर को जो है क्रॉस करने में, उस एयर को एक तरह से रेजिस्टेंस जो सामने से आएगा, जो एयर उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो उसको हम कंट्रोल कर पाए। जैसे आप साइकिल तेज चलाते हो, आगे की ओर झुक जाते हो, ठीक है। या आपने देखा होगा कि जो कार का डिज़ाइन है वो आगे से थोड़ा सा जो है फ्लैट और कुछ बैंड की शेप में बनाया जाता है, ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है, सामने से एयर द्वारा लगने वाला फोर्स है, क्योंकि जब मूवमेंट होगी तो सामने से फोर्स लगेगा, तो उसको कम से कम किया जा सके। तो जब मछलियाँ पानी के अंदर तैरती हैं तो इसीलिए वो उससे हेल्प मिलती है उनको। तो ये अडेप्टिव फीचर होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फिशेस की होती है, वाटर के अंदर रहती हैं। इनमें एक टेल पाई जाती है, पूंछ, जिससे सहायता मिलती है इनको आगे बढ़ने में। फिशेस की जो टेल होती है वो इनको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, मूवमेंट में। इनके गिल्स होते हैं जो वाटर में रहने के लिए हेल्प करते हैं और इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करती हैं। क्लियर है, तो इसके गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। और स्किन पर स्कल्स पाए जाते हैं। स्कल्स, स्कल्स एक फॉर्म है हेयर का। किस तरह के स्कल्स होते हैं, जैसे फिश को आपने देखा होगा तो फिश की बॉडी पर किस तरह के स्कल्स पाए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे राउंड शेप होती हैं तो इन्हें बोलते हैं स्कल्स, ठीक है। एक बार मैं और डिफरेंट कलर के साथ इन्हें ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, तो ये स्कल्स होते हैं। एक तरह से ये हेयर हैं, ये क्या है, हेयर हैं फॉर द फिश। फिश के लिए ये हेयर की तरह वर्क करते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेशन में गिल्स के, इसी स्कल्स के नीचे ही इनका गिल्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आ जाते हैं, सेकंड कैटेगरी है एम्फीबिया की, यानी उभयचर प्राणियों की, जो कि डुअल लाइफ रहते हैं, डुअल मोड ऑफ लाइफ में, यानी कि वाटर के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं हमारे फ्रॉग, टोड और सैलेमेंडर। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स भी होते हैं और धीरे धीरे जो है डेवलप हो जाते हैं इनके लंग्स भी।
ठीक है। लंग्स भी इनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी सांस लेने के लिए ये पहले तो गिल्स का प्रयोग करते हैं और बाद में थोड़े बड़े होने पर लंग्स का या फिर अपनी स्किन का, जैसे फ्रॉग जो है सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन में अपने स्किन का प्रयोग करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन जो है या कम से कम 2 ऑप्शन हर एक एम्फीबियन में पाए जाते हैं। तो ये अंडे देते हैं, लेज एग्स इन द वाटर। तो ये सब प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए, फ्रॉग, टोड और सेलमेंडर। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी होती है रेप्टाइल्स की। और रेप्टाइल्स जो हैं ये जिन्हें हम कहते हैं सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले। तो रेप्टाइल्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं लिजार्ड, स्नेक और टर्टल्स। तो लिजार्ड, स्नेक और टर्टल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये यूजुअली क्रीप करते हैं और क्रूअल करते हैं यानी रेंग कर चलते हैं ऑन द लैंड। और इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी ऑफ द रेप्टाइल इज कवर्ड विद द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। तो इनकी जो एक सूखी स्किन होती है, कॉर्निफाइड स्किन, जो कि इन्हें प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से। बॉडी से वाटर लॉस ना हो, इससे बचने के लिए इनकी स्किन कैसी होती है, कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई एंड कॉर्निफाइड। और ये अंडे देते हैं जमीन पर, ऑन द लैंड, लेज एग्स ऑन द लैंड। नेक्स्ट कैटेगरी जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एवीज की, पक्षियों की, यानी ऑल बर्ड्स आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। स्पैरो, पिजन्स, क्रो, दीज आर द बर्ड्स। और बर्ड्स जो है मोस्टली इनके फैदर पाए जाते हैं। तो इनके जो है फैदर पाए जाते हैं, फैदर यानी पंख। और जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स इनके मॉडिफाई हो गए हैं और वो किसके काम आते हैं, विंग्स, उड़ने के। विंग्स जो हैं आगे के जो वो हैं विंग्स, फ्लाइट के लिए काम आते हैं, उड़ने के। और जो हिंड लिम्स हैं, पीछे के जो लिम्स हैं, और जो वो इनको चलने में और क्लैस्पिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये भी अंडे देते हैं और ज़्यादातर जो है नेक्स्ट अपना घोंसला पहले बना लेते हैं और उसमें जा कर के ये अपने अंडे रखते हैं। क्लास मैमिलिया, मैमिलिया यानी स्तनपाई जो जानवर हैं, जो कि इनके पास होती हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनके पास पाई जाती हैं और ये उस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से नरिश करते हैं, पोषण करते हैं अपने यंग वंस का, जो कि जन्म लेने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नरिश करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए उनका यूज़ करते हैं। सम लेज एग्स, कुछ अंडे देते हैं। सम गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, कुछ जो है बच्चों को जन्म देते हैं। तो देयर स्किन, उनकी जो स्किन है उस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनकी वजह से स्वेट यानी पसीना आता है। तो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं बॉडी टेम्परेचर को। तो यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा जो है मिस हो गया है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो ये रेगुलेट करती हैं बॉडी टेम्परेचर, इतना एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स सबके आप 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स वैसे मैंने बता दिए हैं, तो आपने देख भी लिए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो मैमल्स में एलिफेंट, कंगारू, काऊ, रैट्स, ठीक है, मैंगूज और बैट, डॉल्फिन, रैबिट और लॉयन ईटीसी सब इसमें आते हैं, मैमल्स में आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हुए होंगे और ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी पे जाना है, इस द स्टडी अड्डा को फॉलो करना है। अड्डा 10 अगर आप सब्सक्रिप्शन किसी चीज़ का ले रहे हैं या आपके जो बहन भाई हैं जो बैंक की या एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अड्डा 10 का यूज़ करके वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में आप सर्च करेंगे द स्टडी अड्डा या टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। साथ ही जो बीएड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टेट, सीटेट और डीएसएसबी एग्जाम्स केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कोर्स जो है अड्डा 247 से बाय कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।